अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारत में ऊर्जा की कुल संस्थापित ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा का अंश कितना है? वर्तमान में भारत में ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा का अंश कितना है? अक्षय ऊर्जा आप जानते ही हैं, अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या फिर लघु पनबिजली योजनाएं हो। पनबिजली योजनाओं में सिर्फ लघु पनबिजली योजनाएं अक्षय ऊर्जा स्रोत में मानी जाती हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा 61.3% ये स्रोत आता है तापीय विद्युत से, तापीय ऊर्जा है। ठीक, यह जो स्रोत है ये आपका अक्षय ऊर्जा है, ये पनबिजली है, और ये परमाणु ऊर्जा है। तो अलग से भी ये ऊर्जाएं आपको पूछी जाएंगी, तो इनको अलग से ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा कै % है? कुल उत्पादन क्षमता का 1.8% परमाणु ऊर्जा, और 61.3% तापीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और पनबिजली ऊर्जा। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न जो है, भारत के विदेशी ऋण की संरचना में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो कुल भारत का जो विदेशी ऋण है उसमें सर्वाधिक अंश, सर्वाधिक हिस्सा जो है वो आपका 1 नंबर वाणिज्यिक उधार, दूसरा नंबर अनिवासी जमा राशियाँ, तीसरा नंबर बहुपक्षीय ऋण, फिर द्विपक्षीय ऋण। और जो ऋण है उसमें सर्वाधिक हिस्सा जो है डॉलर में लिया गया जो ऋण है वो है। इसके बाद रुपया में जो ऋण लिया गया है वो है। ठीक, अगर मुद्रा के रूप में पूछते हैं तो सर्वाधिक हिस्सा डॉलर में लिया गया है, और उसके बाद रुपया में लिया गया ऋण का हिस्सा है। तो इसमें आपका सर्वाधिक हिस्सा का है, सर्वाधिक हिस्सा वाणिज्यिक उधार का। इसका आंसर बी। तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है, तो तीसरे प्रश्न में अखंड जी गुड इवनिंग। तीसरा प्रश्न जो कहा जा रहा है कि भारत में 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2022 में जो उत्पादन अक्षय ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य है वो 175 गीगावाट है। इसमें से 100 गीगावाट जो है आपका सिर्फ सोलर एनर्जी है। 100 गीगावाट इसमें से सोलर एनर्जी है। इस 100 में भी 40 गीगावाट किससे आना है? रूफ जो छतों पे, जो विभिन्न इमारतों के छतों पे जो सोलर प्लेट स्थापित करके इतना उससे प्राप्त करना है, और 60 गीगावाट वो विभिन्न ऐसी जगहों पे स्थापित करके किसी बांध के ऊपर जैसे तैरता हुआ या फिर किसी अस्थायी रूप से किसी स्थल पे स्थापित करना है सोलर प्लेटों को। तो 175 गीगावाट ये क्षमता है। ठीक, किस राज्य में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन होता है? तो सब्जी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। ठीक, आलू के उत्पादन में आप जानते ही हैं, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर बिहार। फल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। कालगुरली और कुलगाड़ी स्वर्ण खाने कहाँ स्थित है? कालगुरली और कुलगाड़ी स्वर्ण खाने हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राष्ट्र है वो आपका मैक्सिको है, और सबसे बड़ा भंडार यहाँ है। तो उत्पादक सबसे बड़ा मैक्सिको और सबसे बड़ा भंडारक आपका पेरू। मैक्सिको और सबसे बड़ा भंडारक जो है वो पेरू है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, कभी भंडारक पूछते हैं, कभी उत्पादक पूछते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। खनिज और सबसे बड़ा उत्पादक। तांबा, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज सबसे बड़ा उत्पादक दक्षिण अफ्रीका। तो इनको आप मिला लेंगे। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है ये आपकी तुर्की की वान झील है। ये कहाँ है? तुर्की में। ठीक। जॉर्डन मृत सागर सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर, यह जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे जल की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील, यह सुपीरियर झील जो है यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है अमेरिका में, और ये कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो झील से जो आपके सवाल बनते हैं, सबसे लवणता, सबसे सर्वाधिक लवणता वाली तो वान झील है, इसके बाद मृत सागर है, इसके बाद ग्रेट साल्ट लेक है। ये क्रम से है, सबसे अधिक लवणता वान झील में, उसके बाद मृत सागर में, उसके बाद ग्रेट साल्ट में। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कुछ पठार हैं और ये कहाँ स्थित हैं? तो इसमें आपका अनातोलिया का पठार, तुर्की, एशिया माइनर, तुर्की, या अगर आपको एशिया माइनर अगर लिखा है विकल्प में, तुर्की नहीं है तो आप एशिया माइनर मारें। मेसोटा का पठार स्पेन में है। चिया पास का पठार मैक्सिको में है। कोलोराडो का पठार दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में नहीं है बल्कि उत्तरी अमेरिका में। ठीक। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? मरुस्थल हैं, और इनकी अवस्थिति ये कहाँ है? कालाहारी का मरुस्थल तकलामाकन चीन में है। दस्ते कबीर ईरान में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। और ये कालाहारी सऊदी अरब में नहीं है, बोत्सवाना में है। बोत्सवाना। सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। यह है कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत में जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। ठीक। तो ये मरुस्थल से कुछ सवाल आपके बनते हैं। तो कालाहारी बोत्सवाना में है। नाटो की 31वीं शिखर बैठक जून 2021 में कहाँ आयोजित हुई? नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जो कि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों को मिलाकर बनता है, और इसके 30 मेंबर्स हैं। इसका जो 31वां शिखर सम्मेलन हुआ वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। 1949 में यह संगठन स्थापित हुआ था। ठीक। सोवियत रूस से सुरक्षा
के दृष्टिकोण से यह सैन्य संगठन बना था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत निम्न में से किन नदियों का पानी भारत को प्राप्त होता है? तो सिंधु की सहायक, सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियां हैं, तो उसमें से कुछ नदियों का जल भारत को प्राप्त होता है और कुछ नदियों का जल पाकिस्तान को प्राप्त होता है। तो इनमें से किन किन नदियों का जल भारत को मिलेगा? तो भारत को जिन नदियों का जल मिलेगा वो है सतलज, रावी, ब्यास, और चिनाब, झेलम, सिंध का जल आपको पाकिस्तान को मिलेगा। तो 3 नदियों का जल यानी सतलज, ब्यास और रावी का जल भारत को मिलता है। इसका प्रयोग भारत द्वारा किया जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया है। यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली वर्ष, ये वर्ष नहीं बल्कि इसको आप दशक कहें, पारिस्थितिकी तंत्र का बहाली दशक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 2021 से 30 को इस दशक के रूप में मनाएगा। 2021 से 30 का जो दशक है वह इस दशक के रूप में मनाया जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली दशक। और 2023 का जो वर्ष मनाया जाएगा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक, मार्च 2021 में स्वेज नहर में कौन सा जलपोत फंसा था? मार्च 2021 में एक जलपोत जा रहा था, वह जो है स्वेज नहर में तिरछा फंस गया। तो पीछे उसके जितने जहाज थे वो सभी बाधित हुए। 2-3 दिन तक यह स्थिति बनी रही। एवरग्रीन जापान द्वारा बनाया गया, ये जापान की एक जलपोत कंपनी द्वारा बनाया गया जहाज था। तो एवरग्रीन नामक जहाज जो है स्वेज नहर में बाधित हुआ था और स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है और इसके दक्षिण में स्वेज बंदरगाह है। ठीक, ये भूमध्य सागर एशिया को यूरोप से मिलाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। तो ये आपका बाद में 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, नव हिंदूवाद के प्रणेता थे। नव हिंदूवाद के जो प्रणेता हैं वो विवेकानंद माने जाते हैं। नव हिंदूवाद के, शुभम जी नमस्कार, नव हिंदूवाद के प्रणेता विवेकानंद माने जाते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या जो की बहुत ही व्यवहारिक स्वरूप में इन्होंने व्याख्या की। हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थीं उसकी इन्होंने आलोचना भी की और कहा कि हमारा धर्म अब सिर्फ हमारे रसोई घरों तक सिमट के रह गया है कि ये बर्तन इनसे नहीं छुए। तो इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उसमें हम उलझ के रह गए हैं। विवेकानंद के साथ एक खासियत और भी है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं और ये दोनों लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और ये दोनों लोग मूर्ति पूजा करते हैं। विवेकानंद को मूर्ति पूजा से भी कोई एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं जिसमें आपकी आस्था हो, मूर्ति से अगर आप भगवान में लीन हो सकते हैं तो वो करिए, मूर्ति से नहीं हो सकते हैं तो वो भी आप तो साकार रूप में या निराकार रूप में जिसमें पूजना हो उसमें पूजिए।
अमृत बाजार पत्रिका के स्वामी थे, यानी अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के को प्रारंभ किए, और यही एक पत्रिका है 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लिटन द्वारा लाया गया, तो यह पत्रिका पहले अमृत बाजार हिंदी में प्रकाशित, बांग्ला में प्रकाशित होती थी। तो रातों रात इसने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्या था, देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर वह लागू होता था, तो इसने रातों रात अपने को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया। अब उस पर लागू नहीं होगा ये अंग्रेजी भाषा में। अगला अंक जो सुबह आया वो अंग्रेजी में आया, सभी अचंभित थे। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो सोम प्रकाश पत्र है, इसी पर एकमात्र यही पत्र है जिस पर कार्रवाई वर्नाकुलर एक्ट के तहत हुई थी। वर्नाकुलर एक्ट के तहत जिस पत्र पर कार्रवाई हुई थी वो ये पत्र था। बाल गंगा तिलक के पत्रों को आप जानते ही हैं। सूर्यनाथ बनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण पत्र है बंगाली। सूर्यनाथ बनर्जी की एक पुस्तक भी है बहुत महत्वपूर्ण, उसको भी ध्यान रखिएगा, ए नेशन मेकिंग, ए नेशन इज मेकिंग, इनकी सूर्यनाथ बनर्जी की पुस्तक है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है ही, बिहार में है ही, महाराष्ट्र में है ही, कर्नाटक में है ही, ये नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, विधान परिषदों का गठन कैसे होगा वो सारी चीजें आप के क्लास में हो चुकी हैं। विधान परिषदों के गठन में राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, लेकिन वो संसद के ऊपर निर्भर है कि गठन हो ना हो। लेकिन महान्यायवादी का कार्यकाल, महान्यायवादी आर्टिकल तो महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष व 65 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु, या 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। तो महान्यायवादी का कार्यकाल आप जानते हैं कि महान्यायवादी का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो ये प्रसाद पर्यंत पद है, जब चाहे तब। अमूमन जब सरकार जाती है तो महान्यायवादी भी चले जाते हैं। ठीक, वैसे ही आपका महाधिवक्ता वाला जो पद है वो भी यही है, महाधिवक्ता राज्य में है, तो ये भी प्रसाद पर्यंत पद है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ठीक, तो भाग 17 संविधान के भाग 14 का विषय है। 14 का विषय निम्न में से कौन सा है? नगरपालिका प्राधिकरण, या इसको अधिकरण कहें, ट्रिब्यूनल्स, सहकारी समितियां, ग्राम पंचायतें। तो इनको आप जानते हैं। ग्राम पंचायत भाग 9, ये 9 का, ये 9 का, और ये आपका 14 का अधिकरण। 14 वाला भाग जो है लोक सेवाएं हैं, तो इसमें भी 2 आर्टिकल्स आपके हैं, 2 अनुच्छेद हैं सिर्फ। कौन कौन से? 323 का और 323 का। 323 का ये प्रशासकीय अधिकरण की बात करता है, और ये प्रशासकीय अधिकरण से भिन्न अधिकरण जिनका गठन राज्य कर सकते हैं, इसका गठन संघ करता है। ठीक, निम्न में से किस अनुच्छेद में विधि के अंतर्गत आने वाली सभी विधि या नियमों का उल्लेख किया गया है? यानी विधि को एक तरह से परिभाषित किया गया है कि विधि है क्या। तो विधि की परिभाषा पहले ही होगी, आप जानते ही हैं कि आर्टिकल
13 विधि को, इसमें क्या किया गया है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, राज्य को क्या माना जाएगा। और इसमें बताया गया है कि विधि को क्या माना जाएगा, विधि क्या क्या होगी, अधिसूचना विधि होगी, कोई नियम विधि होगी जो कानून का बल रखता हो। ठीक, ये लोक सेवाओं से संबंधित है, इसको आप जानते ही हैं, मूल कर्तव्य। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? आंसर मिलेगा या ऐसे हम बोलते रहे थे? आंसर दीजिए। ठीक, चले आगे। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हो जाने पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार देने के लिए निधियों की लागत में वृद्धि हो जाती है? निधियों की लागत में वृद्धि हो जाती है। बैंक दर, रिवर्स रेपो, रेपो दर, सांविधिक तरलता अनुपात। तो ये सांविधिक तरलता अनुपात क्या, आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों से कहता है कि इतना जो है आप तरल रूप में रखो अपने पास, इसको बढ़ा देगा तो बैंक के पास पैसा देने के लिए कम पड़ेंगे। बैंक दर में आप जब रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं तो वो जो आपको ब्याज देना होता है वो बैंक दर ये है। रेपो दर में क्या करता है, रेपो दर जब आप बैंक से कोई धन लेते हैं, जब अन्य बैंक आरबीआई से धन लेता है तो उसमें इसे जो ब्याज देना होता है वो रेपो दर है। तो रेपो दर यानी रेपो दर बढ़ने का मतलब है आरबीआई से को ज़्यादा ब्याज देना। तो जब ज़्यादा ब्याज दे के आप धन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन की कीमत बढ़ेगी। तो इसकी वृद्धि अगर होती है तब आपकी जो लागत वृद्धि है, जो धन आप देना चाहते हैं, निधि जो आपके पास है, निधि आपने प्राप्त किया है, इससे इसको ब्याज देकर तो ये बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपकी निधि की लागत बढ़ जाएगी, यानी उससे ज़्यादा ब्याज पे ही आप पैसा उधार देंगे, उससे कम पे तो देंगे नहीं। निम्नलिखित में से किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है? तो आप जानते हैं लीड बैंक योजना 1969 में चली थी। सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ी हुई योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये किसानों को वर्ष में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया यानी 6,000 रुपया देने संबंधी योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बैंक खाता से सबको जोड़ने की योजना है। और यहाँ पूछ रहा है वित्तीय समावेशन, तो निश्चित रूप से यही योजना वित्तीय समावेशन की। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है ना जी? आईपी एड्रेस, ठीक, आईपी एड्रेस से कंप्यूटर की पहचान होती है। अच्छा, देश का एकमात्र प्रमुख उद्योग जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन में धनात्मक वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के दौरान सभी जो उद्योग हैं ऋणात्मक वृद्धि, आपकी जीडीपी ऋणात्मक है, सभी उद्योग ऋणात्मक वृद्धि में थे। लेकिन एक उद्योग ऐसा भी था कोर सेक्टर का जिसमें धनात्मक वृद्धि हुई। तो कोर सेक्टर का वह जो उद्योग है वह रासायनिक उद्योग है। यहाँ धनात्मक वृद्धि देखने को मिली, लगभग 2% की धनात्मक वृद्धि इस उद्योग में
देखने को मिली। इन सभी में ऋणात्मक वृद्धि है। सभी सेक्टर्स में ऋणात्मक वृद्धि है, लेकिन कृषि सेक्टर में धनात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। 3.6% यहाँ ग्रोथ रेट इसकी रही। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1-2 पूरा वस्तुएं और प्राप्ति स्थल, घोड़े का अस्थि पंजर, ये सभी संध स्थल हैं। घोड़े का अस्थि पंजर, नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति, कुत्ते की ताम्र मूर्ति, सोने का हार। तो आप मिला दें। कालीबंगा से 4 मूर्तियां मिली हैं ताम्र मूर्ति की, और उसमें कुत्ते की जो मूर्ति है वो सबसे सुंदर मानी जाती है। और यहीं से कालीबंगा से ही एक वृषभ की भी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ढेर सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे स्वास्तिक। यहाँ का जो अन्नागार है वह सबसे बड़ा भवन है। यहाँ से पुजारी का भवन भी मिला है, सभा भवन भी मिला है। यहीं से सर्वाधिक मुहरें मिली हैं। ठीक, कालीबंगा से आप जानते हैं, कालीबंगा के हड़प्पा के पूर्व काल का जूते हुए खेत। यहीं से आपकी एक युगल समाधि मिली है। यहीं से आपके अग्निकुंड के साक्ष्य हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से भी हैं, लोथल से भी हैं। ठीक, तो इसको आप मिला लेंगे विकल्प देख के। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? भारत में 6 दर्शन की बात की जाती है, तो इसमें न्याय दर्शन पतंजलि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। सांख्य दर्शन के कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। गौतम न्याय के प्रतिपादक हैं। जैमिनी मीमांसा के प्रतिपादक हैं। जैमिनी ठीक, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के किस अभिलेख को पढ़ा था? 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे, तो वो अशोक के किस अभिलेख को पढ़े थे? ठीक, जेम्स प्रिंसेप हैं कौन? जेम्स प्रिंसेप जो है कलकत्ता टकसाल के एक अधिकारी थे, और इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले खोजा जाने वाला स्तंभ लेखों में सबसे पहले खोजा जाने वाला दिल्ली मेरठ टी थैलर ने इसे खोजा था, और सबसे पहले पढ़ा जाने वाला ये था। मास्की को आप जानते हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उड़ेगोलम, ये 4 अभिलेख हैं जिस पर अशोक का नाम अशोक के रूप में मिलता है। तो मास्की, नेतूर, गुर्जरा, उड़ेगोलम। तो मास्की, नेतूर, गुर्जरा, उड़ेगोलम में अशोक का पूरा नाम मिलता है अशोक के रूप में। ठीक, भाबरू जो लेख है अशोक का, इसमें कल बात हुई थी, कल या परसों, कि इसी से स्पष्ट होता है कि अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का उपासक था, बौद्ध मत अनुयायी था, और इसी में अशोक को मगध राज बोला गया है। सरेकुना कंधार से मिला हुआ अशोक का लेख है। ठीक, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के जो लेख हैं अशोक के, वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक,
सांची के महास्तूप में कितने तोरण द्वार हैं? सांची का महास्तूप, इस स्तूप का निर्माण अशोक के काल में हुआ था, मौर्य काल में हुआ था। और सांची में 3 स्तूप हैं। 3 स्तूपों में जो सबसे बड़ा है उसे महास्तूप, इसके अलावा 2 स्तूप हैं, दूसरा स्तूप और तीसरा स्तूप। ठीक, तो इस स्तूप में 4 द्वार हैं और ये द्वार सातवाहनों ने बनाए। ये द्वार किसने बनवाया? सातवाहन शासकों ने बनवाया। और इसका विस्तार इससे पत्थर से, पहले ईंट से बना हुआ था अशोक के समय, पत्थर से इसे बनाने का कार्य शुंगों ने किया और द्वार का निर्माण सातवाहनों ने किया। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1867 में प्रार्थना समाज का गठन हुआ और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, रनाडे को न मारिएगा, आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं। रनाडे भी इससे जुड़े हैं लेकिन संस्थापक इसके आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? संस्था और स्थापना वर्ष: वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, सभी राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। तो ये 1817, हिंदू कॉलेज 1825, आत्मीय सभा 1815, 1828, ब्रह्म समाज का गठन 1828 में हुआ। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख बने, उसके बाद केशव चंद्र सेन बने, फिर केशव चंद्र सेन के समय ही इसमें विभाजन भी हुआ। ठीक, ब्रिटिश काल में प्रथम कारखाना कानून कब बना? ब्रिटिश काल में प्रथम कारखाना कानून 1881 में बना, द्वितीय कारखाना कानून 91 में बना, तृतीय 11 में बना, चतुर्थ 22 में बना। ठीक, तो प्रथम कारखाना कानून में क्या कहा गया था? प्रथम कारखाना कानून में ये कहा गया था कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य के घंटे तय कर दिए गए और ये कहा गया कि जहाँ जिन मशीनों में खतरा है वहाँ बाड़ लगाया जाए, बाड़ लगाया जाए। यह जो है मुख्य रूप से स्त्रियों की सुरक्षा पर, स्त्रियों पर ध्यान दिया गया था। जो कामगार थे, स्त्री कामगार, यहाँ यह आयु बढ़ाकर 9 वर्ष कर दी गई, यह 14 वर्ष कर दी गई। ठीक, और इसी में कहा गया कि बीच में अवकाश दिया जाएगा, मध्य अवकाश दिया जाएगा और सप्ताह में एक अवकाश की भी बात 1891 द्वितीय कारखाना अधिनियम में कही गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना में संस्थापक एम.एन. जोशी हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हैं। ठीक, दीवान चमन लाल इसके महामंत्री हैं। इसके पहले 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी कर चुके थे और सबसे पहला जो ट्रेड यूनियन स्थापित किया गया वो माना जाता है बीपी भाटिया द्वारा मद्रास में 1918 में स्थापित किया गया था। मजदूरों द्वारा हड़ताल की जो पहला साक्ष्य मिलता है वो 1877 का मिलता है, लेकिन संगठित रूप से जो पहला हड़ताल हुआ था वो 1899 में, वो भी पेंसासुलर रेलवे में, यानी रेलवे के कर्मचारियों द्वारा यह हड़ताल की गई थी। ट्रेड यूनियन में विभाजन बाद में हुआ 1929, जो इसका अधिवेशन नागपुर में हुआ। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो यह भी पूछा जाता है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1929 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल कर रहे थे। और इसी समय इस कांग्रेस में AITUC में विभाजन हुआ तो इसके जो उदारवादी धड़ा था एम.एन. जोशी और बीबी गिरी
के नेतृत्व में वो अलग हो गया और उसने बनाया इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो वो फेडरेशन नाम से अलग हुआ। फिर 1931 में आकर एक धड़ा और अलग हुआ देश पांडे के नेतृत्व में रेड ट्रेड यूनियन के नाम से। फिर बाद में 1934 में ये धड़ा जो 29 में अलग हुआ था आकर मिला, 1938 में दोनों धड़े आकर इसमें मिल गए। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज की आधार ग्रंथ है, आर्य समाज का आधार ग्रंथ है। तो दयानंद सरस्वती लिखेंगे और केशव चंद्र सेन के अनुरोध पर यह हिंदी में लिखी गई। हिंदी में लिखने का सलाह किसने दिया था? तो केशव चंद्र सेन ने दिया था दयानंद को। ठीक, तो आज के कुछ प्रश्न थे वो आपके सामने से गुजर चुके। ठीक, कुछ पूछना हो तो बताएं। ठीक है, अगर कुछ पूछना है, नहीं ध्यान आ रहा है तो नोट करके रखे रहें, कल मिलेंगे ही। धन्यवाद।